हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम आपके साथ में स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और ये इसका ध्येय या इसका लक्ष्य जो है वो आपका सिलेक्शन अपकमिंग स्टेट पीएससी में आने वाले एग्ज़ाम्स में कराने के उद्देश्य से है। फिलहाल आज हम आपके सामने लक्ष्य सीरीज़ का तीसरा दिन लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस तीसरे दिन में हम लोग महत्वपूर्ण योजनाओं का भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की गई या जारी की गई, उनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, उन जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं या आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू पीसीएस स्टेट चैनल जो है वो आपके लिए लॉन्च हो चुका है। इसकी खबर आप अपने मित्रों को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और आप वहां से उस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। ये एक रेगुलर शेड्यूल है जो आप लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक के शेड्यूल को प्रॉपरली यहाँ पर अलाइन किया गया है। अलग अलग स्टेट की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग राज्यों की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, राज्य पीसीएस परीक्षा में बैठते हैं और सिमिलरली आयोगों के द्वारा दूसरी जो परीक्षाएं भी निर्धारित होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस और यूपी लोअर पीसीएस या फिर आरओ के एग्जाम्स भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉड्यूल किया गया है ये शेड्यूल। और इसमें सुबह 8 बजे आपको जनरल साइंस, 8 बजे के बाद 9 बजे आपको 10,000 MCQ बुक बेस्ड, 10 बजे आपको यूपी पीसीएस का ये लक्ष्य सीरीज प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम लोग 10 जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उस अपकमिंग एग्ज़ाम तक आपको जो करंट अफेयर्स की 1 साल की जो पूरी रिवीजन है उसको कराने का प्रयास करेंगे। 12 बजे आरएएस, आरटीएस आदि परीक्षाओं की प्रिपरेशन के लिए जनरल स्टडीज़ का आपके लिए सिलेबस होगा यहाँ पर। और साथ ही साथ 2 बजे ऑल स्टेट जनरल स्टडीज़ लेकर के आएंगे जो कि कॉमन जनरल स्टडी का पोर्शन होता है। 4 बजे की अगर हम बात करते हैं तो एमपीपीसीएस में मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम आपके सामने शामिल होंगे। 5 बजे करंट अफेयर्स की श्रृंखला होगी जो कि कॉमन होगी, सभी स्टेट्स का वीकली एनालिसिस यहाँ पर रहेगा। और 8 बजे बीपीएससी का आपके लिए यही वाला जो सेशन है वो आपके लिए 8 बजे भी आएगा और जो बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा मॉड्यूल है ये इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो लक्ष्य सीरीज है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर रखे गए जाएंगे सेशन के अंत में, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है और उसी प्रश्न को हम अगली श्रृंखला में शुरुआत में उसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे, जिससे कि आपको सही उत्तर भी मिलता रहे। तो कल जो श्रृंखला हुई थी, भाग 2 जो हुआ था, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर 1, कई सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था। और सही जवाब जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पूछा गया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। और इस संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, बच्चे द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसके अभिभावकों को 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो क्या यह स्टेटमेंट सही था या नहीं? आपको मालूम होगा कि यह स्टेटमेंट सही नहीं है, बल्कि सही स्टेटमेंट यह होता कि बच्चे के द्वारा 10 वर्ष की आयु नहीं, बल्कि जब तक कि बच्चा 18 वर्ष तक की आयु नहीं ले लेगा, यानी कि जब तक कि बच्चा वयस्क नहीं हो जाएगा तब तक उसके अभिभावकों को 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी प्रति माह। ठीक है, यह भी कैसी होगी? प्रति माह। ठीक, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है, हर महीने। दूसरा, इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। योजना के अंतर्गत वर्तमान में परिवार की वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। देखिए, वर्तमान शब्द यहां पर लग गया है, तो 2 लाख रुपए वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में 3 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जो कि बढ़ाई दी गई थी आपको मालूम है 2021 जून में। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 ना ही 2। तो कल के प्रश्न का आंसर आपको ये मिला। इसके अलावा दूसरा प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश शहरी प्रवासियों के लिए किराए की आवास योजना का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया गया। इस योजना के द्वारा लाभार्थियों में से कौन से होंगे जो लाभार्थी हो सकेंगे? तो इसमें विधवाएं भी लाभार्थी थीं, कामकाजी महिलाएं भी लाभार्थी हैं, अल्पसंख्यक भी लाभार्थी हैं और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो भी इसके लाभार्थी के रूप में हैं।
कई सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था स्पष्ट रूप से कि 4 के चारों ऑप्शन सही हैं, यानी इसमें सारे सही हैं, सभी लाभार्थी हैं, ऐसे करके लिखा था। तो ऐसे बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी तैयारी है, उन्हें मालूम है कि सभी लोग इसके लाभार्थी के रूप में हैं। तो ये इसमें ऑल करेक्ट है, ठीक है, ऑल करेक्ट। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें सारे सही हैं। तो ये तो हो गए पिछली श्रृंखला के प्रश्न। आज की श्रृंखला में जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको एंड में पूछे जाएंगे। आप उसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। तो पहला आपको यहाँ पर स्कीम देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। पहली योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। अब इससे नाम से ही जरा देखिए, दो चीजें हैं। मुख्यमंत्री तो इसलिए लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रवासी श्रमिक, प्रवासी श्रमिक कौन है? जो बाहर से आया है अपने ही राज्य का, लेकिन बाहर गया था काम करने के लिए, तो उसकी उद्यमिता के लिए उसकी विकास योजना जो है यहाँ पर लागू की गई है। यानी कि उसको किसी प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रदान की जा सके, अर्थात तो स्वरोजगार की तरफ बढ़ सके, अपने ऊपर जो है खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सके, इस तरीके की योजना में सहायता करने के उद्देश्य से ये मुख्यमंत्री द्वारा शुरू करी गई थी। तो आइए इसके कुछ फीचर्स हैं जो जानने का प्रयास करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या रहा होगा, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की बात करी जा रही है। ये उस समय की बात है जब पूरा विश्व जो है, भारत देश सहित, कोरोना की जो महामारी है उससे बिल्कुल ग्रसित था, और एक समय ऐसा आया कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ गया था। हालांकि राज्यों ने अपील करी थी कि जो श्रमिक जहां जहां जैसे ऐसे कार्य कर रहे हैं वो उसी राज्य में रहें, लेकिन क्योंकि इस तरीके की अफरा तफरी हुई थी, इस तरीके से पहले बार किसी ने इस मुसीबत को झेला था, तो सभी अपनी घर वापसी के लिए आतुर थे और सब घर वापस आए भी। तो उत्तर प्रदेश राज्य से जो लोग बाहर व्यापार करने के लिए गए थे या कोई भी काम करते थे, जो मेहनताना जो उनको कमाने को मिलता था बाहर, वो अपना सारी चीजें छोड़ करके अपने राज्य जो है वो वापस आए। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के समय या लॉकडाउन के समय में जो वापस आए हैं श्रमिक, उन श्रमिकों को दोबारा राज्य छोड़ करके ना जाना पड़े। भाई राज्य लोग छोड़ करके इसलिए जाते हैं कि कहीं उनको किसी दूसरे राज्य में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आदमी कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाता ही है। तो सरकार ये चाहती है कि राज्य के श्रमिक जो हैं वो राज्य में ही अच्छे अवसर पा करके स्वरोजगार खड़ा करें और अच्छी उद्यमिता यहीं पर वो पैदा कर सकते हैं। तो इसमें जो सरकार की सहायता हो सकती है वो करेगी। इसी उद्देश्य से इस योजना का इनॉग्रेशन किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको समझ में आ गया है। प्राइमरी इसका जो उद्देश्य है वो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात समझते हैं, बजट 2021-22 में इस पे बजटिंग कितनी करी गई है। इस पे 100 करोड़, ध्यान रखिएगा, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, यानी इसमें जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए का है। ये बजट का अमाउंट आपको ध्यान करना आवश्यक है। अब ये वाला जो अमाउंट है, इसमें जो सहायता प्रदान की जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि अब देखिए ये जो श्रमिक हैं ये किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो मतलब छोटे श्रमिकों की बात करी गई है, चाहे वो कह सकते हैं कि बार्बर हों, लोहार हों, या फिर कारपेंटर हों, या फिर प्लम्बर हों, या फिर कुछ भी इस तरीके का जो श्रमिक हैं, वो यहाँ पर भी अपना रोजगार जो है शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि वो राज्य दूसरे जगहों पर जाके किया करते थे, जब वापस आए होंगे तो उनके पास आर्थिक विपत्ति रही होगी। उस आर्थिक विपत्ति में सहायता करने के लिए सरकार इन्हें कुछ धन प्रदान करेगी, लोन प्रदान करेगी। कुछ पैसा इनके पास यदि अगर खुद है तो इसमें कहा गया है कि यदि अगर ये 5% के अंशदान के साथ, 5% के अंशदान के साथ अगर किसी प्रकार का कोई भी जो कार्य है वो शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार इसमें लगभग 10 लाख रुपए तक का लोनिंग देने के लिए तैयार है, फिर वो चाहे स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो लोन सैंक्शन किया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है उसके लिए राज्य के पास बजट होना चाहिए। तो इसके लिए बजट जो है वो कितना निर्धारित किया गया है, ये बजट 100 करोड़ रुपए का है। राइट, इतना क्लियर हो गया होगा शायद। अब जरा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहले बताया आपको कि जो ये स्वरोजगार करेंगे, यहाँ पर स्वरोजगार जो यहाँ पर करेंगे, इस स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा।
जो भी ग्रामीण श्रमिक महिलाएं हैं, ग्रामीण श्रमिक महिलाओं की बात हो रही है, महिलाएं, तो जो ग्रामीण श्रमिक महिलाएं हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए 10 लाख रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपए, क्लियर, याद हो गया आपको, 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। लेकिन खास बात क्या है कि क्योंकि ये लोन दिया जा रहा है, एक तरीके से वित्तीय सहायता को लोन ही हम कह सकते हैं, और वित्तीय सहायता अगर सरकार प्रदान करती है तो उसके बदले में कुछ थोड़ा बहुत जो उस पे उसको रिफंड लेना होता है, या यूं कह सकते हैं कर लगाना होता है, या यूं कह सकते हैं कि ब्याज लेना जो होता है, वो ब्याज जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन महिलाओं के केस में ये ब्याज जो है वो नहीं लगेगा, यानी ब्याज रहित 10 लाख रुपए ग्रामीण महिलाओं को, अगर वो श्रमिक हैं यानी वो स्वरोजगार करना चाहती हैं, तो उनको प्रदान किए जाएंगे। ये खास बात है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना? 0% ब्याज है, 0% इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। यहीं पर अगर हम पुरुष श्रमिकों की बात करते हैं, अगर हम पुरुष श्रमिकों की बात करेंगे तो इन्हें भी 10 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जा सकते हैं। लेकिन इन पर जो कह सकते हैं कि जो पुरुषों के ऊपर जो ब्याज लगाया जाएगा वो ब्याज 4% का होगा, 4% का इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% का होगा। काफी कम है, लेकिन महिलाओं के लिए 0 है और पुरुषों के लिए 10 लाख। अमाउंट दोनों के लिए सेम है, यहां पर आप देख रहे हैं अमाउंट जो है वो दोनों के लिए सेम है, 10 लाख इनके लिए भी है और महिलाओं के लिए भी 10 लाख है। लेकिन अंतर क्या है मेल और फीमेल में अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में आपको अंतर देखने को मिलेगा। यहां पर 0% इंटरेस्ट रेट है और यहां पर 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा, जिससे कि वो यहां पर रोजगार कर सके। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी योजना की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मैंने कहा कि किसी भी योजना को समझने के लिए पहले उसकी योजना के नाम या टाइटल पर आप फोकस करिए। आप देखिए यहां पर सुपोषण शब्द को जब आप पकड़ेंगे या ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उन लोगों के लिए लाभान्वित होने वाली है जो कुपोषित हैं, उन्हें सुपोषित करने के लिए ये योजना चलाई जाएगी। क्लियर है? कुपोषित होने का मतलब हो गया मेल न्यूट्रिशन के जो शिकार हो जाते हैं बच्चे, इसकी वजह से उनका भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो खराब होता है। कई बार बच्चों को मौत के मुंह में भी जाना पड़ता है। तो सरकार के लिए एक तरीके से ये काला धब्बा है, इस धब्बे को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा सक्षम सुपोषण योजना जो है वो शुरू की गई है। इसीलिए इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो इस योजना के कुछ फीचर्स हैं, उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर हम कुपोषित बच्चों की बात करते हैं तो राज्य में अलीगढ़ और हाथरस, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक कुपोषित बच्चों का संख्या जो है वो पाया गया है। अगर हम इन आंकड़ों की बात करें कि 7032 कुपोषित बच्चे अलीगढ़ में हैं, और ये सर्वाधिक कुपोषित बच्चे कह सकते हैं, 7032 बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चे जो है वो अलीगढ़ में, और 2732 हाथरस में 2732 कुपोषित बच्चे जो हैं, यानी कि जिनकी कुपोषण की स्थिति बहुत गंभीर है, यानी गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे जो है वो इस तरीके के रेशियो में हैं अलीगढ़ और हाथरस में। जबकि सामान्य रूप से कुपोषित बच्चों की बात करी जाए तो लगभग 2000 या 20,174 के आसपास जो है ये आंकड़ा बैठता है, 20,000 के आसपास, अलीगढ़ में 20,000 के आसपास, और लगभग हाथरस में अगर देखा जाए तो 16,000 के आसपास ये आंकड़ा आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आंकड़े आप देख रहे हैं सामान्य रूप से बहुत ज्यादा हैं, गंभीर रूप से अगर आप देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे बच्चों पर फोकस करना ही होगा और इसके लिए यहां पर एक योजना चालू की गई है। उद्देश्य है कि जो भी कुपोषित बच्चे हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको कुपोषित के शिकार हो गए हैं, साथ ही साथ यहां पर एक और बीमारी की बात करी गई जो एनीमिया ग्रस्त हैं, एनीमिया ग्रस्त जो हैं बच्चे, उनकी भी बात यहां पर करी गई है। तो कुपोषण के जो शिकार बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ एनीमिया से अगर ग्रसित जो है बच्चे हैं, जिसमें कहा जा सकता है रक्तअल्पता की कमी होती है, एनीमिया को रक्तअल्पता रोग भी कहा जाता है, तो रक्तअल्पता की कमी से ग्रसित जो बच्चे हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जाएगा। और इसमें किशोरियों को भी शामिल किया गया है जो करीब 11 से 14 वर्ष के आसपास की हैं और जो स्कूल वगैरह नहीं जा पाती हैं कुपोषण की वजह से। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए भी बजट जो है वो 100 करोड़ रुपए का है। इसके लिए भी बजट कितने का है?
100 करोड़ रुपए का। ठीक है, ध्यान रखेंगे 100 करोड़ रुपीस का बजट जो है इसके लिए भी निर्धारित किया गया है और योजना का नाम है सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। अब इस योजना के माध्यम से यदि अगर देखा जाए तो किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाएगा उसमें जरा देखिए। ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत तमाम सारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तमाम सारे ड्राई राशन केंद्र हैं, जो सरकारी राशन की जो दुकानें होती हैं जहां से सूखा राशन मिलता है, दाल चावल और ये सब चीजें, वहां पे जो पंजीकृत लोग हैं, इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो पंजीकृत लोग हैं, 6 माह से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वहां से चिन्हित किए जाएंगे। यानी ऐसी जगहों से आप 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, ये यहां पर पॉइंट आउट किए जाएंगे। साथ ही साथ कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली किशोरियां, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 11 से लेकर के 14 वर्ष तक के बीच में जो बालिकाएं हैं, उनको यहां पर अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत किया गया है। करेक्ट। तो आपको ये आयु वर्ग जो है वो आपको ध्यान रखना है दोनों तरीके से। ठीक, एज का जो लिमिटेशन है ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इनको इस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी कि जो कुपोषण है उसको दूर करने के लिए अच्छा हेल्दी फूड जो है वो प्रदान किया जाए इन राशनिंग मीडियम से, और साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र है उस मीडियम से भी। क्लियर। बजट का अमाउंट कितना है? 100 करोड़ रुपीस। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से संबंधित। स्वाभाविक सी बात है, यह सामान्य दुर्घटना कल्याण योजना की तुलना में इसमें किसान के साथ जो दुर्घटनाएं घटित होती हैं उन दुर्घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है, और अगर उनसे ग्रसित कोई किसान है तो उसके परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत ना हो, उसके लिए यह योजना यहां पर लागू की गई है। अब कृषक के जीवन में किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि तमाम सारी इसके अंदर दुर्घटनाएं शामिल की गई हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं शामिल की गई हैं। जैसे मान लेते हैं आग लग जाना, ठीक है, आग लग जाना, या फिर फसल नष्ट हो जाना किसी प्रकार से, ठीक है, सर्पदंश हो जाना। सर्पदंश समझते हैं? सर्पदंश मतलब सांप ने काट लिया हो तो उसको सर्पदंश बोलते हैं, स्नेक बाइट, राइट। इस तरीके की कुछ चीजें हो गई हैं। किसी भी इस तरीके की दुर्घटना हो गई जिससे किसान के शरीर में अपंगता आ गई है, यानी कि उसका शरीर जो है, उसके शरीर का कोई हिस्सा बैडली डैमेज हो गया है, या फिर किसान की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है, तो इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं उसको इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आइए जरा देखते हैं इस योजना की शुरुआत के बारे में। योजना जो है वो 21 जनवरी 2020 को कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई, यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि 21 जनवरी 2020 को इस योजना को लागू कर दिया गया है, यानी कि इस दिन से इम्प्लीमेंट, इस समय से इसको एग्री किया गया कि हाँ ये शुरू कर दिया, यानी कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो सिंपल सी यहां पर एक बात है कि इसमें कवर भी किस तरीके के लोगों को किया जाएगा। जिस तरीके से किसान की अगर हम बात करें तो किसान कल्याण योजना है, किसान की दुर्घटना के से संबंधित है, तो उसके कल्याण के लिए योजना है, तो इसमें उन किसानों को शामिल किया जाएगा जो किसी न किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को यहां पर लगभग लाभान्वित करने का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ किसानों को इसमें लाभान्वित करने का उद्देश्य रखा गया है मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब इसकी अगर हम पात्रता की बात करते हैं, यानी किन लोगों को इस कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं। यूपी की बात हो रही है तो स्थायी निवासी भी कहां का होना चाहिए, स्थायी निवासी भी आपका ये यूपी का ही होना चाहिए, तो यूपी का एक स्थायी निवासी होना चाहिए, पहली बात। इसके अलावा क्योंकि किसान की बात करी जा रही है तो उस परिवार की जो आय है, परिवार का जो इनकम का जो स्रोत है, परिवार का जो आय का जो स्रोत है, आय का स्रोत, ठीक है, तो ध्यान रखना है किसान की आय का स्रोत जो है वो क्या होना चाहिए, वही खेती होनी चाहिए। किसान की आय का स्रोत क्या होना चाहिए, खेती होनी चाहिए। अगर वो खेती पर ही डिपेंड है तो अब इसकी अगर हम आयु की बात करते हैं, यानी एज की बात करते हैं, तो एज जो है वो 18 से लेकर के 70 वर्ष तक के किसान इसमें शामिल किए गए हैं। 18 से लेकर के 70 वर्ष तक के जो किसान हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, और उनके साथ अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना में कवर किया जाएगा इन लोगों को। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें कि दुर्घटना हुई है तो दुर्घटना के परिणाम किस प्रकार के हैं,
उसके आधार पर भी यहाँ पर दुर्घटना के जो परिणाम है उसके आधार पर भी यहाँ पर इस योजना का लाभ को देखा जाएगा। किस तरीके से, जरा देखिए। पहला कारण तो आपको मृत्यु, मान लेते हैं कोई दुर्घटना हुई तो उसमें किसान की मृत्यु हो गई, तो जो लाभांश है वो 100% मिलेगा, यानी कि 100% जो वित्तीय सहायता है वो 100% प्रदान की जाएगी परिवार को। लेकिन परिवार को इसके लिए 45 दिन के अंदर, 54 डेज के अंदर जो है इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर कराना होगा। हालांकि अगर 45 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, लेकिन जिलाधिकारी के कहने पर इसको जो है आगे बढ़ाया जा सकता है 1 महीने के लिए। ठीक। दूसरा क्या है, दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो गए हो। दिव्यांग का मतलब हो सकता है कि शरीर में किसी इस प्रकार की चोट लग गई हो कि वो शरीर का वो अंग पूरी तरीके से काम ना कर सकता हो, यानी अपंग हो गए हो या दिव्यांग हो गए हो। तो दिव्यांग भी दुर्घटना में शामिल है। दुर्घटना के कारण जो दिव्यांग हो गए उनको भी इसमें शामिल जो है किया गया है। और न सिर्फ सीधे तौर पर इसमें किसान, न सिर्फ सीधे तौर पर वो किसान जो भूमिहर किसान है, जिनके पास भूमि है खुद की, यानी कि अपनी स्वयं की भूमि जिस पर वो खेती किसानी करते हैं, न सिर्फ ऐसे किसानों को शामिल किया गया है, बल्कि इस योजना में जो बटाईदार हैं, बटाईदार जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं, या फिर ऐसे किसान भी शामिल किए गए हैं जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, जो दूसरे की जमीन पर खेती की हिस्सेदारी करते हैं, वो वाले किसान भी इसमें शामिल किए गए, बटाईदार भी इसमें शामिल किए गए। तो इस तरीके से किसान, एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि किसान वर्ग के अंतर्गत जो आ रहे हैं और जिनकी मूलभूत आय का स्रोत ये किसानी ही है, वो लोग इसमें शामिल हैं, यदि अगर उनको किसी प्रकार की दिव्यांगता होती है या फिर उनकी डेथ होती है, इस पे डिपेंड करता है मैटर। ठीक है। कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु हुई हो, दिव्यांगता हुई हो, इन दोनों की दशा में जो विधिक वारिस है, यानी कि लीगल जो कह सकते हैं उनका जो वारिस होगा उसके, या फिर एक से अधिक वारिस हैं तो उन्हें, या फिर स्वयं जो किसान है अगर वो दिव्यांगता है तो स्वयं किसान को, और मृत्यु हो गई है तो उसके विधिक वारिस या विधिक वारिसों को जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। और कितना है, 5 लाख रुपए। राइट। तो सहायता राशि जो आपको कितनी पता चली, सहायता राशि आपको पता चली, सहायता राशि आपको कितनी पता चली, 5 लाख रुपए। राइट। तो 5 लाख रुपीज जो है आपको यहां पर सहायता राशि के बारे में पता चलता है आपका। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 कंडीशन है, एक तो मृत्यु और दूसरी दिव्यांगता। और जो मृत्यु अगर हुई है तो फिर उनके डिपेंडेंट जो है उनको मिलेगा, और दिव्यांगता हुई है तो किसान को मिलेगा स्वयं। इसके अलावा किसान या उसके परिजन की 60% से अधिक अगर दिव्यांगता है, किसान या उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता है तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 60% से अधिक की बात यहां पर करी गई है। ठीक है। 2 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर 25% से लेकर के 50% तक है, 25 से 50% तक है तो 25% जो है वो अमाउंट प्रदान किया जाएगा, और 50% दिव्यांगता है तो 50% अमाउंट जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये 2 सेक्शंस जो है वो आपको ओरली और समझने हैं। तो ये मैंने कुछ योजनाएं आज के दिन कवर करी, उनसे संबंधित यहां पर कुछ प्रश्न है, जरा उसको देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी, बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी, पहली चीज। दूसरी है, पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दोनों में से कौन सा कथन सही है, इसके आधार पर यहां पर आपको आंसर देने हैं कि कौन से सही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो अभी मैंने आपको बताई है, कौन कौन सी दुर्घटना इसमें शामिल नहीं है, यानी कौन सी दुर्घटना ऐसी है जो इसमें शामिल नहीं है, या कौन कौन सी दुर्घटना इसमें शामिल नहीं है। तो आग लगना, आतंकवादी हमला होना, सर्पदंश या आत्महत्या, ये 4 में से कौन सा ऐसा है जो इस दुर्घटना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने आएंगे तो वहां पर इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी, मित्रों को भी बताइए
कि बहुत शानदार तरीके से नया चैनल लॉन्च हुआ है स्टडी IQ PCS, जो कि PCS के जो बच्चे तैयारी करते हैं राज्यों में उनके लिए डेडिकेटेड है। तो आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।